मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजू चंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर आपका 10 चैप्टर नंबर 10 था, जो पार्ट बी मतलब आपका प्रकाश का परावर्तन में हम पढ़ाई कर रहे थे। इसके पहले आपका 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये अंतिम वीडियो होगा प्रकाश के परावर्तन से। इसके बाद इसका थ्योरी सारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले के जो 4 वीडियो थे उससे हम आगे शुरू करेंगे। देखिए, इसके पहले तक आपने पढ़ाई कर लिया था कि आपका प्रकाश का परावर्तन के पहले हम 5 मिनट में सारा समराइज कर देते हैं कि आपने पढ़ा था प्रकाश क्या है, प्रकाश का गुण क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके कितने नियम होते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा था कि हाँ, दर्पण क्या है। फिर समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था। दर्पण गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा था। फिर प्रतिबिंब पढ़ा था कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है और आभासी प्रतिबिंब होता है। उसके बाद आपने उनका उपयोग देखा था कि अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अब देखिए, अब एक होता है कि किरण आरेख आपने और किरण पुंज के बारे में भी पढ़ा था। तो अब होता है कि कोई दर्पण है तो उस दर्पण पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा, और जब वस्तु अलग अलग स्थिति में हो, यानी अगर वस्तु का पोजीशन यानी स्थिति अगर चेंज कर रहे हैं तो प्रतिबिंब वो कैसा बनेगा, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। और फिर आप दर्पण सूत्र जो होता है उसका प्रूफ देखेंगे। उसके बाद आप आवर्धन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए कि गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेख, रे डायग्राम जो होता है, उसके बनावट कैसे करते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए वस्तु के किसी बिंदु से कम 2 किरण की आवश्यकता होता है। अपने आपको याद रखना चाहिए कि कभी भी कोई प्रतिबिंब अगर गोलीय दर्पण में बनाना है तो वस्तु से उसका 2 किरण आरेख मिलना चाहिए। यानी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए वस्तु के, यानी जो वस्तु होगा, जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, कि किसी बिंदु से, यानी वस्तु के किसी भी बिंदु से, ऐसा नहीं कि आपको हो कि नहीं ये मान के ये वस्तु है तो आपको इस बिंदु से भी ले सकते हैं, इस बिंदु से भी ले सकते हैं, इस बिंदु से भी, किसी भी बिंदु से कम 2 किरण लेते हैं। ठीक है, तो 2 किरण याद है। सुविधा है तो निम्नलिखित में किन्हीं 2 किरणों के लिए उपयोग किया जाता है या लिया जाता है। 2 किरण लेना है हमको। कौन से हम 2 किरण लेंगे? हम तो मान के चलिए ये वस्तु है तो हम इसका यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले, किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं। लेकिन ठीक है, हम अपने सुविधा के अनुसार हम कुछ ऐसी जगह से लेंगे जहाँ से हमें किसी चीज़ को समझने या हमें रे डायग्राम बनाने यानी किरण आरेख खींचने में हमको सहूलियत हो। वही 4-5 जगह है, मतलब 4-5 मतलब आइडिया है जहाँ से हमको लेने की ज़रूरत होता है। तो आपको हम 4 बता रहे हैं, इसमें से आप किसी 2 को आप ले सकते हैं जब किरण आरेख बना रहे हों, किसी भी पोजीशन में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो देखिए, पहला क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, यानी जो मुख्य मुख्य अक्ष होता है, आपको बताए थे जब कुछ परिभाषा और शब्दावली बताए थे कि जैसे ये अगर मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, ये आपका क्या होता था, ये मुख्य अक्ष होता था, यहाँ एफ होता था, यहाँ पे सी होता था, ये ध्रुव होता था, ये फोकस होता था, ये वक्रता केंद्र होता था। इसके बीच का डिस्टेंस जो होता था वो फोकस दूरी होता था, और इसके बीच का डिस्टेंस जो होता था, इसके बीच का डिस्टेंस जो होता था वो आपका वक्रता त्रिज्या होता था, यानी आर होता था। और इसके बीच का रिलेशन होता था कि आपका एफ बराबर आर बाई 2 होता था, जो कि हमने पिछले वीडियो में इसको प्रूफ किया है। ठीक, तो देखिए वही बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण का परावर्तन, यानी ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर क्या होगा, ए होगा। तो हम कभी भी इसका परावर्तन कराएंगे। कभी भी अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो उस वस्तु के प्रतिबिंब बनाने के समय ध्यान रखेंगे कि या तो हम मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण का परावर्तन कराएंगे। यानी माने कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता, यहाँ से मान लेते कि हम मुख्य अक्ष ए है, इसके समानांतर एक लाइन ड्रॉ करते तो गुजारते एफ। ठीक, तो वही बोल रहा है मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण का परावर्तन। उसके बाद बोला है फोकस की दिशा में आपतित किरण का परावर्तन। फोकस की दिशा में, ये फोकस है तो मान लीजिए कि यहीं से कोई आपतित किरण गुजर रहा है फोकस से, हम ये मान सकते हैं कि दूसरा कोई ऐसा होगा किरण जो फोकस नहीं जा रहा है। तीसरा क्या मान, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, वही है कि वक्रता केंद्र है, हम मान के चलिए कि यहाँ से वक्रता केंद्र से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, वक्रता केंद्र से किरण का परावर्तन। उसके बाद ध्रुव की दिशा में आपतित किरण का परावर्तन, कोई हो सकता है कि ध्रुव पे ही आए,
हो सकता है आपके पास कि ध्रुव के पीआर, कोई हो सकता है, चलिए देखते हैं कि ये ध्रुव पे ही आए, मतलब ऐसे आ जाए, सब परावर्तन हो जाए, तो ही आपको चार चीजें के बारे में आपको पढ़ना है। मतलब चार आप याद रखिएगा कि यही किरण जो चार हम लेंगे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के दौरान, क्या लेंगे, यही चार वस्तु किरण आरेख का कोशिश करेंगे कि यही चार किरण आरेख हो। चलिए एक एक इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए क्या होगा जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण का परावर्तन कराएंगे। जब मान के कोई ऑब्जेक्ट है और उसका उस ऑब्जेक्ट का हमें प्रतिबिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, हमें किरण आरेख बनाना होगा, या तो अवतल दर्पण के केस में या उत्तल दर्पण के केस में। समानांतर दर्पण के तो होता नहीं है, क्योंकि वो तो जितना दूरी पे रहेगा उतना दूरी पे पीछे वो प्रतिबिंब बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर अगर हम ले रहे हैं, तो मानिए अवतल दर्पण पहले लिए, मुख्य अक्ष के ये मुख्य अक्ष हुआ पी एफ सी, मुख्य अक्ष ये हो गया, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो ऐसे किरण होगा, और किरण ये कहाँ जाएगा, तो फोकस से जाएगा। यानी कोई भी रेखा यानी कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा तो हमेशा कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, ये याद कर कि कोई भी रेखा अगर या किसी भी दर्पण में, या तो अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में, देखिए दोनों केस में देखिए, अवतल दर्पण में इसके पैरेलल आ रहा है, इसके पैरेलल आ रहा है, मतलब इसके समानांतर, इसके समानांतर आ रहा है, तो यहाँ आया और इसके बाद ये क्या हो रहा है, ये ऐसे मुख्य फोकस से जाएगा। यानी कोई भी समांतर रेखा मुख्य अक्ष के समांतर किरण करेंगे तो किरण कहाँ से पास करेगी, परावर्तन के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से। ठीक, ये याद रखिए। दूसरा देखिए अवतल दर्पण में उसी तरह, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण पैरेलल, इसके पैरेलल आ रहा है, पैरेलल आ रहा है तो यहाँ पे परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो इसको डॉट डॉट करेंगे तो कहाँ से जाएगा, फोकस से। यानी हमेशा याद रखिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आरेख है वो हमेशा फोकस से जाएगा, या उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में कि फोकस की दिशा में आपतित किरण, यानी कोई फोकस की दिशा में आपतित हो रहा है, तो देखिए अवतल दर्पण के केस में और उत्तल दर्पण, दोनों दर्पण के केस में हम देखना है। तो देखिए जब कोई किरण आरेख यानी किरण आरेख जब फोकस से गुजर रहा है, यानी फोकस से गुजर रहा है, तो क्या देखना है कि वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल रहा है। ये आपने देख लीजिए कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगा तो फोकस से गुजरेगा, और जब कोई किरण फोकस से गुजरेगा तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। यानी दोनों एक दूसरे का उल्टा है। अगर कोई किरण जो आपका मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है तो वो फोकस से जाएगा, यानी कोई किरण आपका मुख्य अक्ष के समानांतर है तो वो फोकस से जाएगा, यानी ये एफ होगा। अगर कोई किरण अगर फोकस से ही गुजर रहा है, फोकस के से ही गुजर रहा है, तो परावर्तन के बाद क्या होगा, इसके पैरेलल आ जाएगा, मुख्य अक्ष के पैरेलल आ जाएगा, इस समानांतर आ जाएगा। तो देख रहे हैं जब मुख्य अक्ष के समानांतर होगा तो फोकस से गुजरेगा, जब फोकस से वो किरण आएगा तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये चीज याद। तो देखिए जैसे ही आया ऐसे, उसी तरह देखिए इसमें भी अगर मुख्य अक्ष के इससे गुजर रहा है, अगर फोकस है तो देखिए ए लाइन आया फोकस, फोकस इधर है रहता है उत्तल दर्पण में, तो फोकस से आया, फोकस से आएगा तो कहाँ होगा, पैरेलल हो जाएगा, यानी देख रहे हैं ऐसे, फोकस से आती हुई लाइन, फोकस से आती हुई किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के। और दूसरा तीसरा देखिए, तीसरा में बोल रहा है कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण का परावर्तन। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से ही आ रहा है, अगर कोई किरण मान के चलिए एक अवतल दर्पण है, कोई किरण यहाँ पे सी है, अगर इससे गुजरेगा, अगर सी से गुजरेगा तो क्या होगा कि सी से गुजरेगा तो वो हम थ्योरी में पढ़ाए थे कि अगर सी से गुजरेगा तो उसी दिशा पे वापस हो जाएगा। यानी कोई किरण आरेख वक्रता केंद्र से गुजरता है तो परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद उसी वक्रता केंद्र से पास करेगा। क्यों? क्योंकि हम आपको बताए थे कि वक्रता केंद्र, हम आपको बताए थे कि वक्रता केंद्र से अगर कोई लाइन ड्रॉ कीजिएगा, अगर वो वक्रता केंद्र से बताए थे तो अगर वक्रता केंद्र और कोई भी दर्पण पे कोई भी एक पॉइंट है, दर्पण पे कोई भी एक पॉइंट है और वक्रता केंद्र से जाएगा तो ऐसा 90 डिग्री हो,
बताए थे कि कोई भी किरण आरेख अगर वक्रता केंद्र से खींचेगा और वो दर्पण पे अगर कोई बिंदु पे मिलता है तो हमेशा 90 डिग्री का कोण लंब होता है, अभिलंब होता है। अभिलंब, जब अभिलंब होगा तो आपको पढ़ाए हुए हैं प्रकाश के परावर्तन में कि कोई किरण आती है तो ए जितना एंगल से आएगी उतना ही एंगल से परावर्तन के पश्चात वो वापस चली जाएगी। ये 90 डिग्री से आएगी तो ये किससे जाएगी, 90 डिग्री से ही जाएगी, यानी इससे जाएगी और इसी से वापस आएगी। वही है वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण अगर आती है तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस हो जाएगी, यानी इसी लाइन पे वक्रता केंद्र को। उसी तरह उत्तल दर्पण में भी है। उत्तल दर्पण में देखिए कोई किरण आरेख आ रहा है जो आपको इससे आ रहा है तो फिर पास कैसे करेगा, परावर्तन पे टकराया और इसी से वापस। चौथा में देखिए अगर ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, अगर कोई किरण ध्रुव की दिशा यानी ध्रुव पे आ रहा है, देखिए ये जैसे एक किरण है और किरण है तो क्या हुआ, ध्रुव पे आए, ध्रुव से टकरा के परावर्तन के पश्चात ये दिशा में आ गई। देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए ये तो ऐसे आया, ध्रुव पे टकराया है, और देखिए ये मुख अक्ष आपको हम बताए थे थ्योरी में कि दर्पण पे मुख अक्ष जो होता है वो परपेंडिकुलर यानी लंब में आता है, यानी जो मुख अक्ष है दर्पण को 90 डिग्री पे काटता है, यानी ये देखिए ये 90 डिग्री है। तब आपको हम प्रकाश के परावर्तन के समय पढ़ाए थे कि जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा, यानी आई से आएगा तो ए आर से जाएगा, लेकिन ए आई बराबर आर परावर्तन के दूसरे नियम से बराबर होता है। कब, जब ए अभिलंब हो, ए आपतित किरण हो और एक परावर्तित किरण हो। देखिए ए आपतित किरण हो गया, ए परावर्तित किरण हो गया और इसके बीच में एक अभिलंब है, देख रहे हैं, ये आपतित किरण हो गया, एक परावर्तित किरण हो गया और इसके बीच में एक ये वाला अभिलंब है। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, तो अभिलंब है, तो क्या देखना है, ए आई जो है और ए आर है, एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, यानी जितना अभिलंब यानी मुख अक्ष के जितना कोण बना के आएगा उतना ही कोण से वो परावर्तन के बाद वापस आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी है, जितना जितना डिग्री से आया उतना ही डिग्री से हुआ। तो आपने क्या देखा कि 4 कंडीशन है, आपने क्या देखा कि 4 कंडीशन है आपका, वो आपको ध्यान रखना होगा कि चारों कंडीशन है। पहला है कि मुख अक्ष के समानांतर आपतित किरण, अगर कोई किरण मुख अक्ष के समानांतर आ रहा है तो वो फोकस से गुजरेगा, हमेशा याद रखें। दूसरा क्या है कि जब कोई फोकस से गुजर रहा है तो परावर्तन के बाद वो मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है कि कोई किरण अगर वक्रता केंद्र से आ रही है और परावर्तन के बाद फिर वो वक्रता केंद्र से ही गुजर जाएगी। चौथा क्या है कि कोई किरण ध्रुव पे आ रहा है तो ध्रुव पे जितना एंगल से आए, जितना कोण से अगर ध्रुव पे आएगा मतलब उतना ही कोण से वो परावर्तन के पश्चात वापस निकल। ठीक, तो यही 4 कंडीशन होता है जो आपको बनाने के समय आपको ध्यान रखना। ठीक, अब देखिए अवतल दर्पण में विशेष स्थिति होगा, जैसे देखिए तो ये देखिए उसके बाद वो टेबल पे दिखाएंगे कि अवतल दर्पण, मान के ये अवतल दर्पण है। पहला है कि अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव, अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है। कौन से वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, मतलब वह वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है जो कहाँ पे स्थित है, फोकस और ध्रुव के बीच, नहीं कहाँ स्थित है, ध्रुव और फोकस के बीच। तो देखिए ये क्या है, ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, टी ध्रुव को डिनोट करता है, ये फोकस डिनोट करता है, सी वक्रता केंद्र को डिनोट। हमारा जो वस्तु है, वस्तु कहाँ रखा गया है, देखिए यहाँ पे वस्तु हमारा, देखिए यहाँ पे देखिए, पहले फिर हम आपको वस्तु क्या है यहाँ पे, ए फॉर बी यानी ध्रुव और फोकस के बीच है। अब देखिए ए बी एक आपका वस्तु है, इसका हम प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, कभी कभी आपको सब्जेक्टिव में दे देगा कि ये कंडीशन है और इसका किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब बनाएं, तो आपको ये सब आना चाहिए कि कैसे हम अगर कोई सी वस्तु का स्थिति दिया हुआ है तो हम किरण आरेख द्वारा उसका प्रतिबिंब बनाएंगे। तो देखिए ए फॉर बी यानी ध्रुव और फोकस के बीच ए बी है, ए बी क्या है आपका, एक वस्तु है।
तो ए से, अब देखिए ए से क्या करेंगे, वस्तु है तो किरण गुजरेगा, परावर्तन होगा, तभी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ए से देखिए, ए से एक लाइन निकला, किरण निकला, वो किरण कैसा है, तो उसी हम 4 में से लिए हैं। ए से निकला कि प्रिंसिपल लाइन यानी मुख्य अक्ष के समानांतर लिए, मुख्य अक्ष के समानांतर लिए, तो आपको मालूम है कि कोई रेखा मुख्य अक्ष के समानांतर निकले तो वो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। तो जैसे देखिए ए से हमने जैसे ही मुख्य अक्ष के समानांतर एक रेखा निकाला तो क्या होगा, ये रेखा फोकस से गुजर रहा है, कि देख रहे हैं यहाँ पे फोकस से। तो एक तो ले लिए किरण आरेख, और किरण आरेख प्रतिबिंब बनाने के लिए कितना किरण आरेख, कम से कम 2 किरण आरेख तो होना चाहिए। एक तो हमने ले लिया कि मुख्य अक्ष के समानांतर, दूसरा हमने क्या लिया, हमने दूसरा लिया कि सी वक्रता केंद्र से जो जा रहा है ना, वही वक्रता केंद्र से ले लिया। तो देखिए ये वक्रता केंद्र से जा रहा है, ये जब जा रहा है और वस्तु से टकरा के जब परावर्तन होगा, तो परावर्तन होगा तो क्या होगा, वस्तु वक्रता केंद्र पे ही आएगा। कि आपको हम अभी बताए थे कि कोई किरण आरेख जो वक्रता केंद्र से निकलेगी और परावर्तन के पश्चात वो वक्रता केंद्र से ही वापस गुजरे। तो देखिए ये जैसे ही वक्रता केंद्र से निकला तो एक परावर्तन हुआ यहाँ पे, और परावर्तन से फिर वक्रता केंद्र ही वापस आया। अब देखिए जब तो एक लाइन जो ये आपका ऐसे जा रहा है और एक लाइन ऐसे, तो इधर आगे मिलने की संभावना नहीं है। और जब तक 2 किरण आरेख जहां पे कट करता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो ये देख रहे हैं ये किरण आरेख, यहाँ पे जो डिस्टेंस, इस यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, अलग अलग है और बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस। ये बढ़ता जा रहा है तो बढ़ने का मतलब हुआ कि ए ऐसे जाएगा और ए ऐसे जाएगा, दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा। और जब कहीं नहीं मिलेगा तो कोई प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा। तो इसलिए इसमें इसका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, क्योंकि वास्तविक रूप से कहीं कट करेगा ही नहीं। ये लाइन और ये लाइन आगे फैलते हुए जाएगा, यहाँ पे ऐसे है, ऐसे 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 फैलते हुए जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा। फिर एक कहीं नहीं मिलेगा तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो वास्तविक नहीं बनेगा तो आभासी तो बन ही सकता है, आभासी तो अपना से हमको बना। देखिए क्या किए, हमने इसको ड्रॉ किया, जो यहाँ पे जो वक्रता केंद्र से जो किरण आया उसने पीछे की ओर ड्रॉ कर लिया, मान लिया कि ये इधर जाएगा। और फिर ये वाला जो फोकस से टकरा जो लाइन आया फोकस से गुजरा था उसको हमने पीछे की ओर ड्रॉ, पीछे ड्रॉ देख रहे हैं कि एक जगह मिल जा रहा है, ए और डैश और बी डैश हुआ तो प्रतिबिंब बन रहा है। जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो उसको बोलते हैं आपको क्या, आभासी प्रतिबिंब। क्योंकि इधर अगर टकराता, जहाँ लाइन गुजर रहा है, किरण गुजर रहा है, वहाँ टकराता, वहाँ काटता है एक दूसरे, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि वास्तविक लाइन है, इधर तो काल्पनिक लाइन हमने माना है, प्रतिबिंब काल्पनिक बना। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि वस्तु इतना ही था और प्रतिबिंब हमारा इतना बड़ा है। वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनने के साथ साथ बड़ा बना है, बड़ा बना। उसके बाद ये उल्टा है सीधा है, तो देखिए ए बी ऐसे डायरेक्शन था तो इसका प्रतिबिंब भी ऐसा ही डायरेक्शन में बना है। तो ए बी ऐसे था तो प्रतिबिंब में इसका क्या देखें कि आपका प्रतिबिंब सीधा है। इस कंडीशन में क्या बना था कि जब हमारा, ध्यान रखिए कि जब हमारा वस्तु फोकस और आपका ध्रुव के बीच रहेगा, फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा। हमेशा प्रतिबिंब में 3 चीज देखना रहता है कि वो आभासी बन रहा है या काल्पनिक, ये बनेगा काल्पनिक, प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक। दूसरा बनेगा काल्पनिक हो गया या आभासी हुई, इसी को आभासी बोलते हैं, आभासी। सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है, तो ये सीधा बन रहा है, क्योंकि ऐसे सीधा बन रहा है। और एक काल्पनिक सीधा बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, तो ये बड़ा बन रहा है। जब हमारा वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब हमारा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। दूसरा देखिए, दूसरा कंडीशन क्या है कि जब अवतल दर्पण के फोकस पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, अगर फोकस पे ही है, चलिए जो वस्तु है वो फोकस में ही हमने रखा है, तो फोकस पे रखा है वस्तु, देखिए यहाँ पे फोकस पे एक वस्तु हमने रख लिया, फोकस पे। अब देखिए फोकस पे एक वस्तु ए और बी रखा हुआ है, तो इसे 2 किरण आरेख हमको निकालना होगा।
क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए कितना किरण आरेख चाहिए? 2। हमने एक मान लिया कि इसके पैरेलल, हमेशा मुख्य अक्ष के पैरेलल हम एक मान, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जो लाइन निकलेगा, क्या देख रहे हैं कि वो फोकस से ही जाएगा। क्या आपको मालूम है? मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण चलती है वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। देखिए यहाँ फोकस से गुजरी, चलिए एक तो फोकस, और दूसरा होता है कि आप वक्रता केंद्र से एक किरण को गुजार दीजिए। तो वक्रता केंद्र से जो किरण जाएगी, देख रहे हैं वक्रता केंद्र से जाएगी तो फिर वक्रता केंद्र पे ही वापस आएगी। ठीक, ये देखिए अभी ये आपको कहाँ एक कटता हुआ, देखिए दोनों पैरेलल लाइन है और ये कहाँ जा रहा है, बहुत आगे तक जाने वाला। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो दो किरण आरेख इधर वापस आई परावर्तन के बाद, ये बहुत दूर आगे जाके यानी कहीं अनंत पे जाके दूसरे को मिल जाएगा। और चूंकि अनंत पे जाके दूसरे को मिलेगा यानी कट करेगा, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। तो देखिए इस केस में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। तो एक तो पहले काल्पनिक बनेगा, देखिए अगर इधर वाला लाइन ही एक दूसरे को मिल के बनाएगा तो क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक रेखा के कटने से मिल रहा है वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा? उल्टा बनेगा, क्योंकि ई देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है तो सीधा बनेगा, नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा। ये नीचे ही कटेगा कहीं जाके, तो ये उल्टा बनेगा। जब उल्टा बनेगा, ये बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? ये आपका बड़ा बनेगा। ठीक है, ये आपका बड़ा, एक कंडीशन में आपका ऐसा प्रतिबिंब। तो फिर देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है? जब आपका अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, जब वस्तु है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र मेरा ए और फोकस ए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब है वस्तु हमने। ठीक, यहाँ पे जब वस्तु होगा तो दो किरण आरेख निकालना है हमको। एक मुख्य अक्ष के समानांतर हमेशा निकालिए। देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आरेख निकला और ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के पास जो भी मुख्य अक्ष के परावर्तन समांतर रेखा होगा वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से गुजरेगा, मुख्य अक्ष से गुजर गया। दूसरा हम सी से गुजारते हैं, वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, याद रखिए दूसरा सी वक्रता। जब वक्रता केंद्र से हमने गुजारा तो ये वक्रता केंद्र से ही निकलेगा, वापस आएगा तो वक्रता केंद्र पे, जो फोकस पे आया और वक्रता केंद्र से आया तो यहाँ पे कट कर दे, और यहाँ पे कट किया यानी यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए जब हम आपको बोले कि मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो उल्टा प्रतिबिंब। देखिए इसका डायरेक्शन भी देखिए, प्रतिबिंब का वस्तु का डायरेक्शन ऐसे हमने देखा, ऐसे, जबकि प्रतिबिंब का डायरेक्शन ऐसे दिखा रहा है, ये उल्टा बनेगा। यानी इस केस में क्या बनेगा? प्रतिबिंब आपका उल्टा होगा। पहले देखिए वास्तविक आभासी, पहले देखिए ये जो लाइन है वास्तविक लाइन है, वास्तविक लाइन के कटने से बन रहा है प्रतिबिंब, तो मेरा वास्तविक, एक तो हो गया वास्तविक। अब उल्टा बनेगा कि सीधा? तो ये बना उल्टा। दूसरा क्या होगा? बड़ा बनेगा कि छोटा? देखिए वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु इतनी सा है और प्रतिबिंब बड़ा बना। ये तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन में देखिए कि क्या हो सकता है। जब अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पे ही वस्तु, वस्तु कहाँ? वक्रता केंद्र, यानी यहीं पे वस्तु है, ये वस्तु हो गया, ये भी वस्तु हो गया, ये भी वस्तु हो गया। तो इसका प्रतिबिंब बनाना है तो कितना किरण आरेख खींचना है? 2 किरण आरेख। कोई भी स्थिति हो हमेशा 2 किरण आरेख मिनिमम खींचेंगे। तो एक तो मुख्य अक्ष के पैरेलल खींचेंगे, मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगा तो ये कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा, ये फोकस से निकल। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? दूसरा कहाँ से आप गुजारिएगा? दूसरा गुजारिए कि यहाँ से, एक तो मुख्य, एक मान लीजिए कि आप फोकस से ही गुजार रहे, एक फोकस से ही गुजार, अभी तक हमने क्या मुख्य अक्ष के पैरेलल यानी समांतर गुजार रहे थे और वक्रता केंद्र से गुजार। कंडीशन में हम क्योंकि वक्रता केंद्र पे ही है, वस्तु है, इसलिए वक्रता केंद्र से नहीं गुजार के हम एफ से गुजारेंगे, फोकस से गुजारेंगे। देखिए दूसरा लाइन यहाँ से निकल के फोकस से गुजरा, फोकस से गुजरेगा तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा? समानांतर निकले। जब समानांतर से आएगा किरण आरेख, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, जब फोकस से गुजरेगा तो परावर्तन के पश्चात समानांतर हो जाएगा, समानांतर हो गया। तो ये देखिए कहाँ है, ये इधर आया और ये इधर लाइन यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या देख रहे हैं कि सी पे ही मिल रहा है, यानी
एक तो दोनों वास्तविक लाइन है, वास्तविक लाइन के कटिंग से बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बने। दूसरा उल्टा है कि सीधा है, नीचे बना है तो उल्टा बनेगा। और साइज क्या है, तो जितना साइज ए बी है उतना ही ए डैश बी डैश यानी बराबर साइज। यहाँ पे फोर इमेज बराबर यानी बराबर बने। नहीं, जब वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पे रहेगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा और बराबर। चलिए 4 कंडीशन हो गया। अब 5वां कंडीशन देखिए, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और सी अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, अनंत में वही एक वस्तु है, वस्तु है तो भाई इसके दो किरण आरेख चाहिए। वो दो किरण आरेख, एक तो पैरेलल समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, तो वो फोकस से गुजर जाए। ठीक, दूसरा क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। देखिए दूसरा वक्रता केंद्र से गुजारे तो ये वक्रता केंद्र पे ही वापस आएगा, लेकिन इसी दौरान ये इधर से आया, फोकस से गुजरा और ये वक्रता केंद्र कट गया, तो कट गया तो यहाँ पे आपका इमेज बन गया। तो ये इमेज क्या देख रहे हैं, ये इमेज आप क्या देख रहे हैं कि वास्तविक लाइन के कटने से बन रहा है, इसलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा है कि सीधा है, तो मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा बना, और बराबर है कि छोटा है, तो देखिए प्रतिबिंब इतना है, प्रतिबिंब यहाँ पे छोटा बना। अरे तो ये 5वां कंडीशन। 6ठा कंडीशन, जब हमारा अवतल दर्पण अनंत दूरी पर स्थित, जब वस्तु हमारा अनंत पे हो, अनंत दूरी पे, देखिए अनंत दूरी पे होगा तो अनंत दूरी से जो भी किरण आरेख आता है उसको हम समानांतर किरण आरेख मानते हैं। देखिए अनंत से आती समानांतर किरण, अनंत से आती समानांतर किरण, तो हमेशा अनंत से जब वही होगा, जो भी किरण लेंगे हमेशा वो सब समानांतर हो जाएगा, क्योंकि इतना दूर से ट्रेवल उसको करना है किरण आरेख को, कि वो आते आते वो समतल लगभग माना जाएगा। ठीक, तो देखिए समतल, तो एक तो किरण आरेख आपको आया, टकरा के निकला, फिर दूसरा आया, टकरा के निकला, एक जगह कट कर रहा है, जगह यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक, एक कट कर रहा है तो क्या देख रहे हैं, वास्तविक रेखा के मिलने से बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। उल्टा है कि सीधा, तो उल्टा है क्योंकि नीचे बन रहा है, और ये आपको जो आपका वस्तु है उससे वस्तु से छोटा, क्योंकि अनंत पे वस्तु है तो अनंत पे वस्तु है तो बहुत बड़ा वस्तु होगा, तो प्रतिबिंब छोटा। देखिए ये आपने इतना कंडीशन, आपने 6 कंडीशन आपने देखा, कितना कंडीशन देखा आपने, 6। कैसे 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक 7। एक होता है ध्रुव पर, ध्रुव पे बनेगा तो हमेशा ध्रुव पे बनेगा। ठीक, अब देखिए ये जो अवतल दर्पण है, आपको और बताते हैं एक चीज, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में 7 कंडीशन बन रहा है वस्तु का। क्यों 7 कंडीशन बन रहा है, देखिए 7 कंडीशन क्यों बन रहा है। ये देखिए ये आपका अवतल दर्पण है, मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये पोल है यानी ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। ठीक, 3 कंडीशन है हमारे, 3 अगर पॉइंट है हमको मानिए तो। अब देखिए वक्र, अब ये इसी दर्पण से, अवतल दर्पण से हमको मतलब प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब किसका बनेगा, वस्तु का। तो देखिए वस्तु का प्रतिबिंब बनना है तो वस्तु का कोई कोई स्थिति होगा। देखिए कैसे स्थिति हो रहा है, एक तो मान लीजिए कि वस्तु यहीं पे ध्रुव पे ही एक वस्तु हो सकता है कि ध्रुव पे ही वस्तु रखा हुआ हो। ठीक, हो सकता है कि एक वस्तु हम इस दोनों के बीच में रखे हो, या तो यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें। तो एक कंडीशन तो यहाँ पे हो रहा है कि ध्रुव पे हो, दूसरा इस दोनों के बीच में हम रख दें, कहाँ, इस दोनों के बीच में कहीं भी, तो इसको इसको बोलेंगे वस्तु ध्रुव पे हो। इस दोनों के बीच में रहेगा तो क्या बोलेंगे, वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच है, दूसरा कंडीशन। हो सकता है कि तीसरा आपका हो, कि तीसरा हो कि हाँ नहीं हम वस्तु वही प्रति फोकस पे ही रखेंगे, फोकस पे ही रखेंगे तो यानी तीसरा कंडीशन बोलेगा कि नहीं हम फोकस थ्रू के बीच में क्या, हम भाई फोकस पे ही रखेंगे वस्तु, फोकस पे ही रख दीजिए वस्तु, ये तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन हो सकता है कि कोई बोले कि नहीं हम इस पे वक्रता केंद्र पे रहेंगे, चौथा कंडीशन हो सकता है इसी पे रखेंगे। कोई बोलेगा नहीं हम इसके और इसके बीच रखेंगे, यानी इसके और इसके बीच रखेंगे, तो ये 5वां कंडीशन हो गया।
कोई बोलेगा कि नहीं हम इस पे काहे रखेंगे, हम इसके बाहर रखेंगे, इधर रखेंगे। ये 5 हो गया तो इसके बोलेगा कि इधर रखेंगे, ये रखेगा। और कोई बोलेगा हम इधर भी ना रख के हम बहुत दूर रखेंगे, इसे अनंत पे रखेंगे, तो 7वां कंडीशन। समझे? तो यही कंडीशन बनता है। तो 7 कंडीशन अवतल दर्पण के लिए हम उपयोग करते हैं वस्तु का। इसके अलावा आप नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कहाँ रखिएगा, कहीं रखिएगा, इसी 7 में वो कवर हो जाए। तो क्यों 7 स्थिति बना वस्तु का अवतल दर्पण के केस में? क्योंकि ये 7 पॉइंट इधर बन रहा है कि एक यहाँ पे रख सकता है भाई, हाँ ध्रुव पे, इस दोनों के बीच रखेंगे दूसरा, फोकस पे रखेंगे तीसरा, भाई फोकस और इस दोनों के बीच रखेंगे तो चौथा, इस पे रखेंगे तो 5वां, भाई इसके बाद रखेंगे तो 6ठा, और एक अनंत पे रख देंगे। इस 7 स्थिति आपका 7 स्थिति बनता है जिसका हमको प्रतिबिंब बनाना। 7 स्थिति हमेशा याद रखिए, अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनाना होगा वो कितने तरीके से बनेगा, 7 स्थिति है जहां से प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। आपको आपको एग्जाम में यानी परीक्षा में 7 में से कोई एक कंडीशन दे के बोलेगा कि आप इसका किरण आरेख खींच। ठीक, तो किरण आरेख खींचने के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि जहां वस्तु दिया रहेगा जिस स्थिति में वहां वस्तु रखिए, और वस्तु से 2 किरण खींच, 2 किरण आरेख ड्रॉ करना है। एक हमेशा याद रखिए कि मुख्य अक्ष है उसके समानांतर खींचिए, समानांतर खींचिएगा तो वो फोकस से। दूसरा दिखने के लिए, दूसरा किरण आरेख खींचने के लिए हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि क्या वक्रता केंद्र से गुजारे। तो देखिए ज्यादा केस में वक्रता केंद्र से गुजारे, जब वक्रता केंद्र पे ही फोकस है, वस्तु है, तो वो वक्रता केंद्र से गुजरेगा नहीं, तो हम फोकस से गुजारे। ठीक, यही आपको कंडीशन याद रखना है। इसी 7 कंडीशन का आपको स्टडी करना है कि इमेज कैसे बनती है। चलिए, ये तो 7 कंडीशन अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए देखिए कितना कंडीशन। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण का ई क्या है, फोकस। अब बोले उत्तल दर्पण का आपका फोकस नहीं, ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र किधर होता है, इधर होता है क्या? ये अवतल दर्पण था, तो अवतल दर्पण में ये क्या था, एफ था, ये क्या था, सी था, और ये क्या था, पी था। नहीं, वक्रता अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है, सतह के इधर ही था एफ और सी। जबकि उत्तल दर्पण में एफ और सी किधर होगा, फोकस और वक्रता केंद्र किधर होता है, इधर नहीं होता है, परावर्तक सतह की तरफ नहीं होता है, इधर होता है। यानी इसका एफ होगा यहाँ पे और यहाँ इसका सी हो। देख रहे हैं क्या? में इसमें क्या होता था, एफ और सी इधर नहीं होता है जिधर परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह क्या है, इधर परावर्तक सतह, ई वाला परावर्तक सतह इधर पॉलिश्ड है। इधर क्या है, ई वाला परावर्तक सतह है, ई अंदर वाला पॉलिश्ड है। लेकिन वक्रता केंद्र और जो फोकस होता है उस गोले का ये होता है, फंक्शन होता है, गोले का वक्रता केंद्र होता है, न कि ये आपका दर्पण का। क्योंकि ये दर्पण जिस गोले का बना होगा उस गोले का ही वक्रता केंद्र है और उसका आधा फोकस होता है। ठीक, तो इधर बना। अब देखिए हमारा परावर्तन तो इधर से ही होना है। हमारा कोई वस्तु परावर्तन किधर से कराएंगे, इधर से ही रखा रहेगा। तो मान के चलिए एक तो पोल पे है, तो चलिए भाई हम बोलेंगे कि एक पोल पे है मेरा, ठीक। ठीक, पोल पे रखा हुआ है वस्तु, तो हमारा पोल से आएगा। दूसरा कहाँ से आएगा, देखिए दूसरा के लिए कंडीशन हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से कंडीशन बनते हैं। एक तो देखिए, एक तो ध्रुव पे होता है, ध्रुव तथा अनंत के बीच होगा, तथा अनंत पे होगा। ध्रुव तथा अनंत पे होगा, अनंत के बीच होगा। देखिए कैसे कंडीशन इसमें बनता है। अब देखिए एक तो ध्रुव है, ध्रुव पे बन गया, ठीक है। अब ध्रुव तथा इधर, इधर बनेगा आप अनंत के बीच में, मतलब ध्रुव तथा इधर कहीं। अब देखिए ऑब्जेक्ट तो इधर ही रहेगा ना, ऑब्जेक्ट इधर तो रहेगा नहीं, क्योंकि इधर काल्पनिक एरिया है, इधर ऑब्जेक्ट तो रहता है, मतलब वस्तु रहेगा नहीं, वस्तु एक पी। अब इधर देखिए, इधर एफ इधर सी वाला कंडीशन ही नहीं है, इधर एफ और सी वाला कंडीशन नहीं है, तो हमारा कोई ज्यादा विशेष
स्थिति नहीं बनेगा। इधर आप एक कंपैरिजन कीजिए, जब अवतल दर्पण था तो अवतल दर्पण में क्या था कि ध्रुव पे तो एक प्रतिबिंब वस्तु था, यहाँ भी ध्रुव पे है। इसके बाद हम बोल सकते थे कि एफ और पी के बीच में भाई, एफ पे भी, सी पे भी, सी और एफ के बीच में, सी के बाद अनंत पे, तो इधर 7 कंडीशन बन रहा था, क्योंकि इधर सी और एफ इधर था परावर्तक सतह की तरफ, जबकि परावर्तक सतह की तरफ हमारा कोई इधर कुछ है ही नहीं, नहीं इधर फोकस है, नहीं वक्रता केंद्र है। तो यहाँ क्या होगा, एक तो पी पे होगा और पी के बाद यानी ध्रुव पे होगा, ध्रुव के बाद कहीं रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ के, तो ध्रुव और मानिए अनंत पे नहीं है, अनंत से इधर है, तो एक कंडीशन क्या बनेगा, एक तो ध्रुव पे, दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, ध्रुव और अनंत, अनंत के बीच, अनंत पे नहीं अनंत के बीच, और तीसरा कंडीशन क्या बनेगा, अनंत पे हो जाए। तब क्या देखें कि आप इसमें इसमें 3 कंडीशन बन रहा है। 3 कंडीशन कौन बन रहा है, 3 कंडीशन कौन बन रहा है, एक तो ध्रुव पे है, ध्रुव के बाद इधर कोई स्थिति है ही नहीं, नहीं इधर वक्रता केंद्र नहीं फोकस है, तो ध्रुव के बाद इधर किधरों बनेगा, तो ध्रुव और वो अनंत के बीच होगा, मान के चलिए इधर अनंत है, इधर मानिए अनंत है, अनंत है, पी और अनंत के बीच में एक पोजीशन होगा कहीं भी, एक नंबर तो ए, 2 नंबर इसके बीच में, और तीसरा मानिए कि अनंत पे ही हो, तीसरा कंडीशन हो गया। यानी उत्तल दर्पण के केस में आपका 3 कंडीशन बनेगा, जहां पे आपका यानी 3 स्थिति बनेगा जहां वस्तु रख सकते हैं और उसका प्रतिबिंब। ठीक है, तो यही आपका अवतल दर्पण में जबकि 7 बन रहा था, इस समझिएगा, क्योंकि समझिएगा तो आपके चीजों को इजी हो जाएगा और आपको रटने की जरूरत नहीं। इसमें 7 कंडीशन इसलिए बन रहा था, ये परावर्तक के सतह के अंदर फोकस भी था, आपका सी भी था, तो हमारा कंडीशन बन रहा था, एक बार यहाँ पे, एक बार 2 पर यहाँ पे, 3 यहाँ पे, इसके बीच 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, इधर 6 यहाँ पे, और इधर अनंत 7। जबकि अवतल दर्पण में या तो ध्रुव और ध्रुव के इधर कहीं भी तो अनंत के बीच में और एक अनंत पे, क्योंकि इधर एफ और सी तो है नहीं कि बोलेंगे इसके इसके बीच में, तो आपका 3 कंडीशन बनता है। चलिए, तो अब देखिए समराइज कर दिए हम आपको, यानी 7 कंडीशन आपको अवतल दर्पण में बनेगा और 3 कंडीशन आपको उत्तल दर्पण में। देखिए, जब प्रतिबिंब हम जब वस्तु हमारा ध्रुव पे हो, तो ध्रुव पे हो तो प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव पे बने, वो आभासी होगा, सीधा होगा, बराबर होगा। ध्रुव पे बनेगा तो बराबर होगा, सीधा होगा, आभासी होगा। ध्रुव तथा एफ के बीच में बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा, बड़ा होगा। तो ये बताए थे। जब फोकस और ध्रुव के बीच है, फोकस और ध्रुव के बीच में इधर आभासी बन रहा है और बड़ा बन रहा है, ठीक आपको लिखा हुआ है। तीसरा कंडीशन क्या था, एफ पे बनेगा, तो एफ पे बनेगा तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बहुत बड़ा होगा। जब अनंत पे प्रतिबिंब बनना है तो अनंत पे बनेगा तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। एफ और सी के बीच यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा तो ये सी तथा अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। जब सी पे होगा तो सी पे ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बराबर बनेगा। सी तथा अनंत के बीच है तो सी तथा एफ के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। जबकि अनंत पे है तब फोकस पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत छोटा। अब देखिए 7 कंडीशन है, 7 कंडीशन में देखिए आप देखिएगा तो 2 कंडीशन ये रीड कीजिए। 2 कंडीशन क्या है, इसमें प्रतिबिंब की विशेषता एक जैसा है, आभासी है, दोनों आभासी यानी काल्पनिक है, दोनों सीधा है, दोनों बराबर या बड़ा है। अवतल दर्पण में 2 स्थिति हैं जहां पे हमारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा मिलता है। जहां भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, जबकि वास्तविक देखिए ये सारा प्रतिबिंब आपका वास्तविक है, देख रहे हैं, सारा उल्टा, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, यह याद। तो अवतल दर्पण में 7 कंडीशन, अवतल दर्पण में आपका 7 कंडीशन, जिसमें से 2 कंडीशन आपका आभासी वाला है, आभासी और सीधा। कौन है, तो एक आपका कंडीशन एक और
कि यहाँ से यहाँ लेके 3, 4, 5, 6, 7 जो होता है उसमें वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो याद रखिए। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्थिति है जहाँ पे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। कौन सा स्थिति है? या तो प्रतिबिंब ध्रुव पे हो, वस्तु ध्रुव पे हो, या आपका ध्रुव और एफ के बीच। हमेशा याद रखिए, अवतल दर्पण के केस में प्रतिबिंब आभासी और सीधा कब बनेगा? जब प्रतिबिंब ध्रुव पे हो, वस्तु ध्रुव पे हो, या वस्तु ध्रुव और फोकस, ये वाला कंडीशन। जब वस्तु पी और एफ और सी, जब वस्तु या तो ध्रुव पे हो या ध्रुव और इसके बीच हो, तब यहां से यहां इधर वाला जो भी प्रतिबिंब रहेगा उसका आभासी बनेगा और ध्रुव पे रहेगा तो समान आकार का, जितना साइज है उतना ही साइज का, और इस दोनों के बीच में बनता तो एक काल्पनिक बनता है, थोड़ा बड़ा बनता। ठीक। तो एफ और पी, यानी पी पे या एफ और पी के बीच में बनेगा तो आपका काल्पनिक बनेगा। हमेशा याद रखिए, अवतल दर्पण, ठीक है भाई, अवतल दर्पण ध्रुव बनता है, फोकस बनता है, सी बनता है। तो यहाँ तक ध्रुव से लेके अगर फोकस के बीच का कोई भी वस्तु है तो हमेशा उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? काल्पनिक। याद रखिए। अब देखिए क्या है, तो दो कंडीशन याद कर लिए कि दो अवतल दर्पण में कौन कौन सा कंडीशन है, कौन कौन सी स्थिति वस्तु का है जहां पे प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। दो कंडीशन, ध्रुव पे, अध्रुव और एफ। अब देखिए, अब दो और याद कीजिए सिमिलर टाइप का। जब हम आपको क्या बोले थे कि कोई काल जो अनंत से कोई रेखा आ रहा है तो मुख्य अक्ष के समांतर होगा, वो फोकस से गुजरेगा। तो अनंत पे कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे। और जब आपको बताए थे, जब कोई किरण आरेख एफ से गुजरता है, यानी फोकस से गुजरता है, वो तो अनंत पे वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है, यानी वो अनंत की दिशा में जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, जब वस्तु अनंत पे है तो उसका इमेज, यानी उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, और जब वस्तु फोकस पे है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे। ये आपका उल्टा है, फोकस और अनंत के बीच में उल्टा का सम अनंत। जब प्रतिबिंब आपका फोकस नहीं दिख रहा है, जब आपका प्रतिबिंब फोकस पे रहेगा, माने फोकस और अनंत। जब आपका प्रतिबिंब जब आपका वस्तु अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, जब फोकस पे रहेगा तो अनंत पे बनेगा। तो देखिए, ये आपका दो हो गया। एक तो होगा फोकस, जब देखिए फोकस एफ पे है तो प्रतिबिंब अनंत, जब अनंत पे है तो प्रतिबिंब, दोनों केस में वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। जैसे ही प्रतिबिंब वास्तविक आया तो उल्टा बनेगा। अब इसमें देखिए बहुत बड़ा बनेगा, इसमें इसमें बहुत छोटा बनेगा। अब देखिए, कोई प्रतिबिंब अनंत पे जाके बन रहा है तो अनंत समझिए, अनंत बहुत बड़ा है, वहां भी जो अनंत पे जाके बनेगा, यानी जो बड़ा जगह पे जाके बनेगा तो प्रतिबिंब भी उसका बड़ा बनेगा। जो वस्तु फोकस पे रखा हुआ होगा तो फोकस पे रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, और अनंत बड़ा होता है इसलिए वहां बड़ा बनेगा। चूंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब बनना है, वो उल्टा। अवतल दर्पण में दो ही केस है जहां पे सीधा बनता है, ध्रुव पे, या नहीं तो ध्रुव और एफ के बीच में, नहीं के बाद सारा उल्टा और वास्तविक बनेगा। 5 केस में उल्टा वास्तविक बनेगा, 2 केस में सीधा और आभासी बनेगा। ठीक। ये 2 केस आपको याद हो गया। दो ये वाला याद हो गया, फोकस और अनंत पे। फोकस पे रहेगा तो अनंत पे, अनंत पे रहेगा। जब कोई वस्तु फोकस पे रहेगा, अनंत पे बनेगा, तो अनंत बहुत बड़ा है इसलिए बड़ा बनेगा। जब कोई वस्तु अनंत पे और फोकस पे आके बनेगा तो फोकस छोटा होता है इसलिए बहुत छोटा। देखिए, अनंत पे रखा हुआ वस्तु का बहुत छोटा। ठीक है। अब दो ये और दो ये, 4 याद हो गया। और 4 के बाद 3 बचा आपका। तो 3 बचा, तो इसमें याद रखिए ये वाला याद रखिए आप। सी पे अगर कोई प्रतिबिंब वस्तु रखा हुआ है तो उसका इमेज, यानी उसका प्रतिबिंब सी पे ही बनेगा। यानी सी पे रखा हुआ है तो उसका सी पे ही बनेगा। ये तो वास्तविक बनेगा ही, उल्टा बनेगा ही, और बराबर बनेगा। ये भी याद हो गया कि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पे रखा होगा, सी पे रखा हुआ होगा, तो उसका प्रतिबिंब भी सी पे ही बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। और जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पे ही है, उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा ही, क्योंकि पांचों कंडीशन है। उसके बाद वो बराबर बनेगा। क्या देखें, वक्रता केंद्र पे बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनता। ये भी हो गया। 3, 2, 5 हो गया। अब एक कंडीशन बचा आपका ये वाला,
और एक कंडीशन बचाइए। तो देखिए, जब प्रतिबिंब एफ और सी के बीच हो, जब प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनेगा तो तथा अनंत के बीच बनेगा, और वास्तविक उल्टा बनेगा ही बड़ा बनेगा, क्योंकि जैसे ही अनंत पे प्रतिबिंब बन रहा है, जैसे ही अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा तो बड़ा बनेगा, ये मालूम है आपको। और जैसे ही सी और एफ के बीच बनेगा तो ये छोटा बनेगा थोड़ा सा। तो इस केस में देखिए, जब प्रतिबिंब एफ और सी के है तो सी तथा अनंत के बीच में, सी तथा अनंत के बीच है तो सी तथा एफ के बीच, ये भी एक दूसरे का उल्टा है। जब एफ और सी के बीच में बन रहा है तो अनंत और सी के बीच में बनेगा, और जब प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में है तो आपका एफ और सी के बीच में। चलिए देखिए, 7 कंडीशन हो गया। देखिए, सातों को हम रिवाइज कराते हैं। प्रतिबिंब एफ है, बराबर होना चाहिए, आपका जानते हैं कंडीशन एफ बराबर सी बराबर एफ बराबर आर बाई टू, और ये दोनों। अब हमारा देखिए, पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है यहाँ पे एक नंबर, जब आपका प्रतिबिंब जब आपका वस्तु ध्रुव पे है, तो ध्रुव पे है तो प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव पे ही बनेगा। ध्रुव और एफ के बीच में कहीं प्रतिबिंब है, यानी यहाँ से यहाँ दूसरा कंडीशन में, तो उसका प्रतिबिंब भी आपका काल्पनिक बनेगा। एक और दो के बीच वाला जो स्थिति होगा उसका प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक, काल्पनिक यानी आभासी, और आभासी यानी सीधा। ठीक, जब ध्रुव पे बनेगा तो ध्रुव पे ही बनेगा, और एफ क्या होगा, बराबर होगा। तो ध्रुव पे बनेगा तो बराबर होगा, जब ध्रुव पे बनेगा ध्रुव पे ही बन जाएगा तो बराबर होगा। जिस पे वस्तु है जिस स्थान पे, और उसी स्थान पे उसका प्रतिबिंब बनेगा तो बराबर बनेगा। ऐसा दो कंडीशन है, एक तो ध्रुव पे है तो ध्रुव पे बन रहा है, एक वक्रता केंद्र पे है तो वक्रता केंद्र पे। दोनों केस में आपका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर ही होगा। दूसरा कंडीशन है ई और एफ के बीच में बनेगा तो एफ काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा, और थोड़ा सा बड़ा बनेगा, क्योंकि इसका प्रतिबिंब इधर बनता है। ये क्या हो गया, काल्पनिक हो गया, सीधा हो गया, और वो कंडीशन। तीसरा कंडीशन देखिए, तीसरा कंडीशन कि आपका एफ पे ही है, तीसरा कंडीशन एफ पे है। जब आपका वस्तु एफ पे रखा हुआ है तो आपको क्या बोले थे, अनंत पे बनेगा। एफ पे रखा हुआ है तो अनंत पे बनेगा, अनंत पे बनेगा तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ये तो पहले हो गया, क्योंकि अनंत बहुत बड़ा है तो बड़ा बनेगा। और वास्तविक और उल्टा, क्योंकि दो कंडीशन हम छोड़ दिए हैं आभासी काल्पनिक का, कि बाकी 5 कंडीशन में हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक उल्टा हो गया। चौथा देखिए कि जब एफ पे बना लिए, जब एफ पे वस्तु रखा हुआ है तो प्रतिबिंब अनंत पे बना, तो चौथा कंडीशन देखिए कि जब अनंत पे रखा हुआ है वस्तु, अनंत पे जब वस्तु रखा हुआ है तो कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा। एफ पे बनेगा तो छोटा बनेगा, क्योंकि एफ छोटा है। तो जब अनंत पे रखा हुआ रहेगा तो वस्तु, तो एफ पे बनेगा, एफ छोटा है। अब वास्तविक उल्टा तो होगा ही होगा, क्योंकि पांचों कंडीशन। चौथा हो गया। अब पांचवा देखिए कि सी पे रखा हुआ है, जब जब आपका प्रतिबिंब सी पे रखा हुआ है, जब सी पे रखा हुआ रहेगा पांचवा कंडीशन में, तो सी पे रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब सी पे ही बनता है, और सी पे बनेगा, जहां वस्तु रखा हुआ है वहीं बनेगा तो बराबर बनेगा। सी पे रखा हुआ वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, यानी बराबर होगा, और आपका उल्टा और वास्तविक ही होगा। पांचवा कंडीशन हो गया। अब छठा कंडीशन के लिए, सातवां कंडीशन। अब ये तो एक दूसरे के बीच में है, तो इस सातवां कंडीशन, छठा कंडीशन इस दोनों के बीच में बचा हमारा तो छठा, और इसके और अनंत के बीच में बना था सातवां। यही दो कंडीशन आपका है। तो देखिए, जब एफ पे आपका वस्तु था, जब एफ पे वस्तु रखता रहता था तो कहाँ बनता था प्रतिबिंब, अनंत पे। और सी पे रहता था तो कहाँ बनता था, सी पे। तो जब सी और एफ के बीच में होगा तो एफ पे रखा हुआ प्रतिबिंब अनंत पे बनता था, और सी वाला रखा हुआ सी पे। मानिए सी पे है तो सी पे बनेगा, और एफ अनंत पे बनेगा, यानी इस दोनों के बीच का प्रतिबिंब जो बनेगा, अनंत और सी, अनंत और सी। समझे। देखिए, एफ पे रखा हुआ प्रतिबिंब, एफ पे रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। यदि मानिए यहाँ पे एफ है, यहाँ पे रख दिए तो अनंत पे बन गया, ठीक है भाई जी। और जैसे ही इधर जा रहे हैं, इधर रखें तो ये तो अनंत पे बनेगा ही बनेगा, अनंत पे बनेगा ही बनेगा, अनंत पे बनेगा ही। जैसे ही सी पे आए तो सी पे बन जाएगा, यानी सी और अनंत पे बनेगा। एफ और सी पे रखा हुआ प्रतिबिंब, एफ और सी के बीच में रखा हुआ प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में बनेगा। उसके बाद देखिए, जब सी और अनंत के बीच में रखा हुआ प्रतिबिंब है तो सी पे रखा हुआ प्रतिबिंब का सी पे, और अनंत पे रखा हुआ प्रतिबिंब का एफ पे, यानी एफ और सी। समझ रहे हैं।
समझ जाइएगा तो आपको कुछ नहीं है, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। हम आपको फिर से एक बार समझा रहे हैं कि दर्पण ध्रुव पे रखा हुआ है तो ध्रुव पे ही, ध्रुव और एफ के बीच में है तो आपका काल्पनिक, ये दोनों कंडीशन में काल्पनिक सीधा बनता है प्रतिबिंब, इसमें बराबर बनेगा और इसमें बड़ा बनेगा, ये दो कंडीशन। तीसरा कंडीशन था एफ पे रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। चौथा कंडीशन है कि अनंत पे रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब एफ पे बनेगा। दोनों में वास्तविक उल्टा बनेगा। जब एफ पे बनेगा तो एफ पे रखा हुआ है तो अनंत पे बनेगा, तो अनंत बड़ा है इसलिए बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और अनंत पे रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब एफ बनेगा तो एफ छोटा है इसलिए छोटा बनेगा। हो गया दो ई और दो चार हो गया, ठीक। चार के बाद पांचवा कंडीशन क्या था कि सी पे कोई वस्तु वक्रता केंद्र पे है, तो वक्रता केंद्र पे है तो वक्रता केंद्र पे ही तो वास्तविक उल्टा होगा ही और बराबर होगा। छठा सातवां कंडीशन क्या है कि ये सी और एफ के बीच में और सी और इधर, तो देखिए सी और एफ के बीच में जो वस्तु रखेगा उसका प्रतिबिंब हमेशा यहाँ सी और अनंत के बीच में बनेगा। इस दोनों, क्योंकि एफ पे रखा हुआ वस्तु का अनंत पे और सी पे रखा हुआ वस्तु का सी पे, सी और अनंत। जब इधर है सी और अनंत पे है तो अनंत पे रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब एफ पे और सी पे रखा हुआ का सी पे, यानी इस और एफ, आपको याद ही आपका पूरा चार्ट बनाया हुआ है। और हमेशा याद रखिए दो कंडीशन में आपका सीधा बनेगा, नहीं तो बाकी उल्टा और छोटा का देख लीजिए। जब एफ पे अनंत पे तो बड़ा, एफ और सी के बीच में तो बड़ा, और आपका सी पे है तो बराबर, और सी तथा अनंत के बीच में है तो सी और एफ के बीच में छोटा, और एफ पे बनेगा तो बहुत छोटा। चलिए अब ये देख लीजिए आप, उत्तल दर्पण। अभी तक आपने अवतल दर्पण में देख लिया 7 कंडीशन, उत्तल दर्पण में क्या है 3 कंडीशन। उत्तल दर्पण में 3 कंडीशन क्या है कि जब ध्रुव पे रखा हुआ प्रतिबिंब है, तो ध्रुव पे रखा हुआ तो आप क्या जानेंगे, ध्रुव पे ही बनेगा। ध्रुव पे बनेगा तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बराबर बनेगा। जो वहां पे ध्रुव पे बनता है वही यहाँ पे ध्रुव पे सेम है, ठीक है। ध्रुव तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा अनंत के बीच तो दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव तथा एफ के बीच बनेगा, आभासी सीधा छोटा, आभासी सीधा छोटा। आपने क्या देख रहे हैं कि तीनों आभासी बन रहा है, तीनों सीधा बन रहा है। नहीं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब या तो आप उत्तल दर्पण के में कहीं भी वस्तु रख लीजिए, किसी भी स्थिति पे वस्तु रखिए, उत्तल दर्पण में उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा। जहां भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा वहां सीधा, जहां वास्तविक बनेगा वहां उल्टा बनेगा, ठीक। तो आभासी तीनों कंडीशन में उत्तल दर्पण में इसलिए बोला जाता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा। अब देखिए बराबर या छोटा, या तो बराबर बनेगा नहीं तो छोटा बनेगा। कभी भी प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से बड़ा नहीं बनता है। यही कारण है आप हजामती सेविंग दर्पण में, सेविंग मिरर में आप अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां हमें दाढ़ी और मूंछ का प्रतिबिंब बड़ा दिखना चाहिए, बड़ा। जबकि उत्तल दर्पण अगर आप यूज करते तो बड़ा प्रतिबिंब बनता कभी नहीं, हमेशा बराबर बनेगा, जैसा साइज है वैसा, नहीं तो छोटा बनेगा। जबकि हमको दाढ़ी और ये सेविंग वाले मिरर में हमको प्रतिबिंब बड़ा बनाना पड़ता है, हमारे फेस का साइज थोड़ा बड़ा दिखाना होता है, इसीलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग। और अवतल दर्पण में भी हम कौन सा विशेष स्थिति यूज करते थे, जब हम ध्रुव और आपका ध्रुव और फोकस के बीच ही हम यूज करते थे, क्योंकि उसका प्रतिबिंब कैसा बनता था, सीधा बनता था, क्योंकि हमको सीधा दिखना है। सेविंग दर्पण में हम उल्टा प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो उल्टा देखेंगे तो रेजर चलाएंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, कट जाने का डर है, हमको सीधा प्रतिबिंब चाहिए। तो अवतल दर्पण इसलिए यूज करते थे कि वहां बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में बराबर बनेगा नहीं तो छोटा बनेगा। अवतल दर्पण हम समझ लिए कि भाई क्यों यूज करते हैं, तो बड़ा प्रतिबिंब के लिए, ठीक। बड़ा प्रतिबिंब वहां कई जगह बनता है। देखिए देखिए हम जब सेविंग मिरर था, यानी आपका हजामती दर्पण, तो हजामती दर्पण हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा प्रतिबिंब है वो बड़ा दिखना चाहिए। तो उत्तल दर्पण में 3 कंडीशन बनता है वस्तु का, और तीनों कंडीशन में आपका छोटा बराबर बनेगा नहीं तो छोटा प्रतिबिंब। तो हमको तो बराबर बड़ा बनाना है प्रतिबिंब, तो हमारा उत्तल दर्पण यूज नहीं। हम कौन दर्पण यूज करेंगे, अवतल दर्पण। समतल दर्पण में भी जितना साइज का रहेगा उतना ही साइज देता है हमेशा प्रतिबिंब का। समतल दर्पण भी यूज नहीं करेंगे और उत्तल भी नहीं करेंगे, अवतल की, ठीक है। अवतल में हमारा 7 कंडीशन है वस्तु का प्रतिबिंब बनने का। तो क्या सातों कंडीशन में कहीं रखेंगे तो हमारा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा क्या? देखिए बड़ा कहाँ कहाँ बनता है, यहाँ बराबर बनेगा तो कोई फायदा नहीं हुआ, यहाँ बड़ा बना है,
चलिए यहाँ एक जगह आपका बड़ा बना, देखिए एक जगह तो यहाँ बड़ा बना, बहुत बड़ा यहाँ बना, दूसरा जगह, तीसरा जगह यहाँ भी बड़ा बन रहा है, यहाँ छोटा छोटा बन रहा है, तो ये सब चाहिए नहीं। यानी 3 जगह है जहाँ पे बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है अवतल दर्पण में। अब बड़ा प्रतिबिंब तीनों जगह बन रहा है, तो आपको एक चीज और देखना होगा कि बड़ा तो बना लिए, ठीक है, कि बड़ा बना लिए तो हमको सेविंग दर्पण में हमको उस प्रतिबिंब तो सीधा बनना चाहिए ना। अगर उल्टा बन जाएगा, माने ऐसे इमेज है और ऐसे उल्टा करके बना रहा है, तो कैसे सेविंग करेंगे? सीधा प्रतिबिंब चाहिए, बड़ा चाहिए था। देखिए बड़ा, ये 3 कंडीशन, और बड़ा में देखिए तो कौन सीधा बन रहा है? ये उल्टा बन रहा है, उल्टा, एक ही तो जगह है जहां पे सीधा बनेगा प्रतिबिंब। तो हमको क्या चाहिए? बड़ा भी चाहिए, सीधा भी चाहिए। इसीलिए मात्र यही एक स्थिति है जहां पे हमारा प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है। इसीलिए हम हजामती दर्पण में यही यूज करते हैं, ध्रुव तथा एफ। इसीलिए बोला जाता है कि जब हजामती दर्पण है तो हम अपने फेस को कहाँ रखेंगे? ध्रुव और फोकस के बीच में। क्यों? क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब बनने के साथ साथ सीधा प्रतिबिंब है। देखिए सीधा यहाँ भी बनेगा, यहाँ सीधा बनेगा, ध्रुव पे रखिएगा तो बराबर बनेगा, तो बराबर से तो हमको फायदा है नहीं, तो बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। मात्र कंडीशन, मात्र इस यहाँ पे हमें ये बड़ा और सीधा, सब चीज का लॉजिक है। थोड़ा सा आप ढंग से पढ़ेंगे समझ के चीजों को, तो आप बेहतर ढंग से चीजों को समझ लेंगे, तो आपको रटने की जरूरत। ठीक, देखिए अवतल दर्पण में 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन देख लिए। अब जब अनंत पे रहेगा तो हमेशा अनंत पे प्रतिबिंब वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब एफ पे बनेगा। यहाँ पे आभासी सीधा और बहुत छोटा, जब एफ पे बनेगा तो बहुत छोटा बनेगा। ये कंडीशन तो वहीं से पे था। ध्रुव पे बनेगा तो हमेशा ध्रुव पे बनेगा, बराबर बनेगा, आभासी सीधा, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण में तो सब आभासी सीधा। एक ही मात्र कंडीशन बचा ध्रुव और अनंत के बीच में, दर्पण के पीछे ध्रुव तथा एफ के बीच में। तो ध्रुव तथा अनंत, देखिए अनंत पे है तो हमेशा एफ बनेगा, यानी अनंत है यानी एफ तो आएगा ही आएगा। ध्रुव है तो दर्पण के पीछे ध्रुव पे, ध्रुव तथा एफ के, यानी ध्रुव तथा अनंत के बीच में रहेगा तो ध्रुव तथा एफ के बीच में, और यहाँ पे बहुत ही छोटा प्रतिबिंब। ठीक, देखिए इसका क्या, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए एक तो ध्रुव पे रहेगा आपका, ये तो ध्रुव पर बनेगा, छोटा बनेगा, ध्रुव पे बराबर बनेगा और आभासी और सीधा होगा। दूसरा कंडीशन क्या है? अनंत पे, अनंत पे बनेगा तो एफ पे बनेगा, एफ यहाँ पे और छोटा बनेगा। तीसरा कंडीशन क्या है? कि ध्रुव और अनंत के बीच में, यानी ध्रुव और अनंत के बीच में यहाँ पे वस्तु है, वस्तु से क्या करें? 2 किरण आरेख गुजारना होगा। एक किरण आरेख हमने समानांतर गुजारा, समानांतर गुजारा, यहाँ पे परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह से टकराएगा, ये वापस रिटर्न चला जाएगा। ठीक, ये रिटर्न आ जाएगा तो इसको क्या, ये तो ऊपर चला जा रहा है तो इसको डॉट कर करके हम आएंगे तो एफ पे जाए, क्योंकि ये समानांतर मुख अक्ष यानी मुख अक्ष के समानांतर है, तो कहां से गुजरता है? हमेशा एफ से। दूसरा देखिए, दूसरा हमने यहां से गुजारा, जो आपका सी यहां से गुजारा, जो सी से गुजर रहा है। जब कोई किरण आरेख वक्रता केंद्र से गुजरता है तो कहां से फिर परावर्तन के बाद आएगा? वक्रता केंद्र पे ही आ जाएगा। यानी ये आपका सी से जा रहा है तो यहीं पे सी पे, और ये देख रहे हैं दोनों एक जगह कट रहा है, यानी यहाँ क्या देख रहे हैं कि प्रतिबिंब हमारा ऊपर बन रहा है, यानी ए डैश बी डैश का ऊपर की तरफ। क्या बनेगा? क्या तो बनेगा ही, आभासी तो है ही, आभासी सीधा बनेगा तो आपका प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा। दर्पण में आपका छोटा, या ध्रुव पे रहेगा तो बराबर, ध्रुव और एफ के बीच में रहेगा तो वहाँ छोटा, और इस केस में भी छोटा, छोटा, और यहाँ पे एफ अनंत पे रहेगा तो बहुत। ठीक, देखिए अपने आपने सारा किरण आरेख के बारे में आपने पढ़ लिया ढंग से कि कैसे कैसे किरण का बट। अब देखिए अब क्या है कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, आपका चिन्ह परिपाटी आपको देख, की वीडियो
चलिए इसको यहीं पे रोक देते हैं, एक और 1 घंटे की एक और वीडियो बना देंगे, यहाँ आपका सारा क्लियर कर लेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जा रहा है तो थोड़ा दिक्कत होगा। चलिए आज यहाँ भी रोकते हैं, आगे बस आपका 2 और कंसेप्ट बच गया है। एक तो आपका गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चीन परिपाटी, साइन कन्वर्जन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन के बाद आपको एक होगा दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र इसका प्रूफ दिखाएंगे, और एक होगा आपका मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन। 3 कंसेप्ट और बचा, तीनों नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराते हैं। तो चलिए इतना ही आज इसको रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को